हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस में हैं इस सेशन में के लिए, तो वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस को सिंपली हमें कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन है रियल टू x बिलोंग्स टू रियल -1 to 1 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर -1 और 1 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) गिवन है x/1 + mod x बिलोंग्स टू रियल नंबर एज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसकी डिनोमिनेटर में यहाँ पर मॉड फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से एक बार बता देती हूँ। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि अगर हम उसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालें, पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वो वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास बाहर आ जाती है ना। ये मशीन इस तरह से काम करती है। और अगर हम उसकी नेगेटिव वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0 वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो अपनी तरफ से एक उसमें माइनस लगा के, माइनस ऐड करके वो उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू का आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। मॉड x, अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वैल्यूज़ पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो आंसर x, अगर x लेस देन 0 तो वो अपनी तरफ से एक माइनस ऐड करके, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर +1 ऐड किया तो +1 यहाँ पर डाला तो आंसर क्या आएगा +1। अगर मैंने यहाँ पर इस मशीन में -1 डालती हूँ तो -1 के आगे वो अपना -1 लगा देगा ताकि वो क्या बन जाए, +1 बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली वो ये माइनस इस चीज़ को डिनोट करता है, तो x के आगे माइनस लगा देता है। कोई भी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उसके आगे माइनस लगा देगा ताकि उसको पॉजिटिव बना सके। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गए मॉडुलस फंक्शन का ये जो बिहेवियर था। अब हमारा फंक्शन क्या है, x/1 + mod x। तो अगर वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी तो यहाँ पर +x हो जाएगा, और अगर वैल्यूज़ लेस देन 0 होंगी तो ये -x हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमें अपना तरफ से इस तरह का बना लिया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं 1 1 के लिए और फिर ऑन टू के लिए। चलिए, सबसे पहले हमें अब दो हमारे पास फंक्शन बन गए तो दोनों के लिए चेक करेंगे। x/1 + x, तो f(x1) क्या हो गया हमारे पास, x1/1 + x1, ये ऊपर वाले के लिए है। f(x2) क्या हो गया, x2/1 + x2। ठीक है, नीचे वाले के लिए भी लिख लेती हूँ, x1/1 - x1, f(x2) x2/1 - x2। क्लियर? अब यहाँ पर पुटिंग f(x1) = f(x2), ये लाइन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, x1/1 + x1, x2/1 + x2। सिमिलरली यहाँ पर x1/1 - x1, x2/1 - x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 × 1 + x2, x2 × 1 + x1। मल्टीप्लाई करो, x1 + x1 x2, x2 x1 x2, x1 x2 कट गए। ठीक है, x1 = x2। तो ये बन गया फंक्शन 1 1। इधर से भी इस तरह से ही करेंगे, x1 × 1 - x2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो ये बन गया x1 x2, x2 - x1 x2, x1 x2 कट गया, दोनों तरफ नेगेटिव साइन थे, यहाँ पर x1 = x2। ठीक है, हमने यहाँ से शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1, क्योंकि बाय पुटिंग f(x1) = f(x2) वी गेट x1 = x2। क्लियर? ओके, ये फंक्शन 1 1 है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। अब बारी आती है ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, तो दोनों को पुट f(x) = y करेंगे। यहाँ पर दोनों के लिए पुट f(x) = y, ये वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये वैल्यूज़ x लेस देन 0 वाला फंक्शन पुट करेंगे। ओके, f(x) = 0, तो ये हमारे पास है x/1 + x, इसको y पुट करो, और पुट करने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें,
हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स, x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। सो y को हम इधर ही रहने देते हैं, x y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो x कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। सो x की वैल्यू आई y अपॉन 1 माइनस वाई। ये इधर वाले फंक्शन के लिए आ गई, दूसरे उधर के लिए भी निकाल लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो यहाँ से कॉमन ले लिया x, सो x की वैल्यू आई y अपॉन 1 प्लस वाई। सो ये करस्पॉन्डिंग दोनों के लिए हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यूज़। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वैल्यू जो y की है, मैंने आपको पहले ही बताया था -1 और 1 जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ पर y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती ना, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं है, जब y की वैल्यू क्या है, 1 है ना। और ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं है, जब y की वैल्यू -1 है। ये तो ऑलरेडी उसने गिवन था कि -1 to 1 जो है वो हमारा यहाँ पर वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है ना। तो ये जो ऑलरेडी गिवन थी, बट हेयर y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। सो x जो है वो सभी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर डिफाइंड है। सो इसीलिए f जो क्या है वो ऑन टू है। क्या कंडीशन जो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले ही यहाँ पर गिवन थी, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सभी y के लिए करस्पॉन्डिंग x यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो x इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, सो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 also and on to also, hence proved. So moving to question number 5, तो यहाँ पर है show that the function real to real, तो यानी कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, इसकी रियल नंबर्स है, गिवन बाय f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। तो ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है एक्स क्यूब, और हमें शो करना है ये इंजेक्टिव है, मतलब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल के साथ इसको करके देखते हैं। अगर मैं वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो f of 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, यानी कि 1 आंसर आया। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ तो -1 का जो क्यूब है वो -1 आएगा, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। सो 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, -1 पुट करने पे -1 आया है, ठीक है। सो 2 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, 2 का क्यूब होता है 8, और अगर मैं -2 का लूँ तो -2 का जो क्यूब होता है वो 8 आता है। सिमिलरली फॉर द अदर नंबर्स एज वेल, ठीक है। सो 2 का 8 आया है और -2 का -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें शो करना है ये इंजेक्टिव है, तो ये इंजेक्टिव है, देखो 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग है। सो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब हम इसे दूसरे तरीके से जैसे हमें करना है पेपर में वैसे करके आते हैं। अब यहाँ पर f of x1 निकालेंगे तो वो हमारा पास आ गया x1 का क्यूब। अगर हम f of x2 निकालेंगे, x2 का क्यूब आ गया। पुटिंग f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये हमने करा था 1 1 प्रूफ करने के लिए। सो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब यहाँ पर जब हम f of x1 f of x2 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास इम्प्लाइज करके क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये क्यूब्स हटाने पड़ेंगे। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट ले लिया। सो हमने क्यूब रूट ले लिया, ये x1 क्यूब और ये आ गया हमारे पास x2 का क्यूब। अब इसे हटेगा कैसे, ये x1 का क्यूब, ठीक है। सो पावर 1/3 हो जाएगी। सो ये x2 का क्यूब पावर 1/3 हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंट्स के लॉ के हिसाब से। तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के इक्वल आ गया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, पुटिंग f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो देयरफॉर फंक्शन जो है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है, हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की थोड़ी स्टेटमेंट ज़रूर डिफिकल्ट है, बट आंसर उसका बहुत सिंपल है अगर एक बार समझ आ जाए तो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x है
अब एक सेट है 1,2 एलिमेंट ले लिए, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो 1,2 मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। कंसिडर Px विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ x। Px मतलब क्या होता है, पावर सेट, जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास +1 में। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं, 5 फिर 1 फिर 2 फिर 1,2, है ना, इस तरह से लिखते हैं कि जिसमें ये जो पावर सेट होता है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। क्लियर। अब यहाँ पर एक रिलेशन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। इन Px पावर सेट में से रिलेशन लेना है, और वो रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि A जो है वो सबसेट होना चाहिए B का। A जो क्या सबसेट होना चाहिए B का। क्लियर। अब यहाँ पर A सबसेट B का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स आप A में लें वो सारे B में प्रेजेंट होने चाहिए, ये बात है। अब R जो है वो क्या, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है पावर सेट पे, ठीक है। हमें यहाँ पर ये आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब हमें पता है कि A जो है वो सबसेट A का होगा, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट ज़रूर होता है ना, हर सेट जो अपना सबसेट ज़रूर होता है। सो A इज़ अ सबसेट ऑफ A, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा ही करेगा। सो देयरफॉर R जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर B, A भी होना चाहिए बिलोंग टू R। अब A, B का मतलब क्या है, A होना चाहिए सबसेट ऑफ B का, है ना। तो B भी सबसेट A का होना चाहिए, इस तरह से बात होनी चाहिए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक चीज़ दूसरे की सबसेट है तो दूसरी चीज़ पहले की सबसेट कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट मैंने मान लिया A में मैंने ले लिया 1, ठीक है, और B में मैंने ले लिया 1,2। अब A तो है सबसेट B का, बट B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सभी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं हैं। सो ये सिमेट्रिक किसी भी हालत में नहीं होगा। A सबसेट ज़रूर है B का, पर B नहीं होगा A का। क्लियर। अब यहाँ से क्योंकि A और B जो वो लेने वो हमने यहीं से लेने थे, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ था ना A, B इन पावर सेट Px, A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज सबसेट ऑफ P। अब ट्रांजिटिव के लिए A, B होना चाहिए, फिर B, C होना चाहिए, और फिर A, C भी होना चाहिए। अब A, B का मतलब है A सबसेट है B का, B, C का मतलब है B सबसेट है C का। तो यहाँ पर A जो है वो सबसेट है C का, है ना, ये तो पॉसिबल है। अब यहाँ पर A को ले लो 5, ठीक है, A सेट में मैंने ले लिया 5, B में ले लिया मैंने 1, और C में ले लिया 1,2। अब देखो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, B इज़ अ सबसेट ऑफ C, A इज़ अ सबसेट ऑफ C, क्योंकि 5 जो है वो सभी का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इस एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन था कि ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पावर सेट X। तो ये इसकी क्वेश्चन की क्या है, जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 से लेके n तक टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो डोमेन और को डोमेन है इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर दोनों सेम है, सेम सेट ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक। हमें पूछा गया है कि एक सेट इस डोमेन और को डोमेन से कितने नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनटू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑनटू फंक्शन के लिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर इस को डोमेन में हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई इमेज जो है वो अपनी डोमेन में होनी चाहिए, है ना। ऑनटू फंक्शन के लिए यही होता है। अब जैसे 1 की इमेज जो है वो कोई ना कोई इसमें यहाँ पर होनी चाहिए, 2 की इमेज होनी चाहिए, 3 की, और मतलब जितने भी नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है को डोमेन में, उन सभी की प्री इमेजेस जो हैं वो डोमेन में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये ऑनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है वो 1, 1 भी बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं बता देती हूँ। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट 1, 1 नहीं करते हैं, देखो अगर हम 1, 1 करते हैं तो हर एक की जो एलिमेंट की मैपिंग है वो यहाँ पर होएगी, है ना, इसके साथ। अब यहाँ पर अगर फंक्शन 1, 1 है तो मतलब हमें कंफर्म्ड रहेगा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की यहाँ पर प्री इमेजेस हैं,
ठीक है। और अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होता है, लेट अस सपोज, अब मान लेते हैं कि ये फंक्शन सपोज कर लिया हमने 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि ये फंक्शन इस तरह से है कि 1 की एक इमेज है 1 और 2 की भी इमेज 1 ही है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, अब यहाँ पर नंबर ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर कोई ना कोई, जब आप मैपिंग करने जाओगे तो कोई ना कोई बच जाएगा नंबर जिसकी यहाँ पर प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होगी। अगर 1 से 1 का भी आप करने जा रहे हो, अब 3 का 3 से कर रहे हो, 4 से 4 का कर रहे हो, है ना, इस तरह से n नंबर्स का n नंबर्स तक कर रहे हो, फिर भी कोई ना कोई एलिमेंट आपका यहाँ पर बच जाएगा अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन क्या बन रहा है, 1 1 भी होगा ही होगा, ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये फंक्शन अगर 1 1 है और ऑन टू भी है तो हमारे पास 1, जब हम इसकी प्री इमेज की बात करते हैं तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 के पास, जैसे पहले इमेज की पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस हैं। अब दूसरे एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हो गए, अब एक तो ख़त्म हो गया क्योंकि 1 की इमेज 1 बन गई, है ना। अब 2 की बारी आई, अब दूसरे के लिए कितने ऑप्शंस बच गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक कम हो गया, ठीक है। इस तरह से तीसरे के लिए क्या हुआ, ऑप्शन इस तरह से कम होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल बता रही हूँ। लेट अस से हमारे पास 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे 5 टॉफ़ीज़ हैं हमारे पास। अब पहले बच्चे के पास 5 टॉफ़ीज़ के लिए 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ पड़ी हैं। अब पहला स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट के पास 5 ऑप्शंस हैं कि वो कोई भी टॉफ़ी कलर की टॉफ़ी जो है वो चूज़ कर सकता है। मान लो रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ठीक है, और ये ब्लैक, ठीक है, इस तरह से। अब वो कोई भी टॉफ़ी चूज़ कर सकता है, मतलब पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शंस हैं, 5। अब वो उसने टॉफ़ी, चलो मान लिया रेड चूज़ कर ली। अब दूसरे बच्चे के पास कितने ऑप्शंस हो गए, 4, मतलब ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। 5 थे ना, तो 5 4 3 2 1, लास्ट वाले के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शंस हैं, n, दूसरे वाले के लिए n-1, n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले के लिए 2, फिर 1, इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। यही है, ये हमारा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, n फैक्टोरियल। ये हमने क्लास +1 में पढ़ा था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to n to itself is n फैक्टोरियल। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर है हमारे पास A सेट, B सेट और उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। f एंड g आर 2 फंक्शंस, A to B डिफाइंड है और हमें गिवन है f ऑफ x दिया हुआ है और g ऑफ x दिया हुआ है, ये अलग अलग दे रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, जो x है यहाँ पर वो सेट A को बिलोंग करता है, तो मतलब हमें सेट A से ही मतलब है, B सेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से सेट A से क्या लेनी है, x की वैल्यूज़ लेनी है, दोनों फंक्शंस में पुट करनी है और बताना है f और g इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू लेंगे हम -1, तो -1 करेंगे पुट x की जगह पर। सो f ऑफ -1 करेंगे, -1 का होल स्क्वायर, सो -1, ये माइनस ऐसे ही रहा, x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब g ऑफ x निकालेंगे, यानी कि g ऑफ -1, 2 × -1/2 -1, ठीक है। अब 2 × मॉड के अंदर हम एलसीएम लेंगे, 2 -2 -1, ठीक है। सो 2 -3/2 इज इक्वल टू -1। अब मॉड से जब -1 आएगा, इज इक्वल टू नहीं, -1। अब यहाँ पर मॉड से जब हम बाहर आते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सो 2 × 3/2 हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो अब देखो f ऑफ -1 भी 2 है, g ऑफ -1 भी 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, पहली बार में f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हैं f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1। क्लियर। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है। तो 0, f ऑफ 0 निकालेंगे, सो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -0 कितना हो गया, 0, ठीक है। आप दूसरी बार में g ऑफ 0 निकालेंगे, तो 2 × mod ऑफ 0 -1/2 -1,
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, क्योंकि 0 - 1/2 -1/2 होता है। अब मॉड से फिर से बाहर आएंगे, सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। तो f(0) भी 0 है, g(0) भी 0 है। सो हम सेकेंड टाइम में भी लिखेंगे f(0) = g(0). सिमिलरली फॉर वैल्यूज़ 1 and 2, सो 1 पुट करेंगे, सो 1 का स्क्वायर -1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस सिमिलरली g(1) निकालेंगे, g(1), सो 2 × mod of 1 - 1/2 -1, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे मॉड के अंदर, 2 LCM 2 - 1 -1, ठीक है। सो 2 × 2 - 1 1 1/2 -1, सो मॉड के बाहर आ जाएगा ये। सो 2 से 2 कैंसल, आंसर इज 0, ठीक है। तो तीसरी बार में भी हम लिखेंगे येस, f(1) जो है वो g(1) के इक्वल है, ठीक है। लास्ट वैल्यू हम पुट करेंगे 2, सो f(2), 2 का स्क्वायर -2, सो 4 - 2 2, देन g(2) कैलकुलेट करेंगे, सो 2 × 2 - 1/2 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, फिर से एलसीएम 4 - 1 -1, ठीक है। सो ये 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 2। तो येस, f(2) = g(2), ठीक है। उसने बोला था जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने ये टेबल बना के इसका जस्टिफिकेशन की है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पर। लेट ए सेट है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, नंबर ऑफ रिलेशंस हमें बताने हैं कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक सेट गिवन है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 3 1 3 2 1 3 एंड 2 3, है ना। ऐसे ही लिखते हैं हम। ये टोटल ये 9 हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं जिसमें ये दोनों होने ज़रूरी ही हैं, ठीक है। तो जो भी आप रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे उसमें ये दोनों जो है ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए। अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन के हिसाब से चलना है हमें। सबसे पहले अगर रिलेशन मैंने बनाया उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किए 1 1 2 2 एंड 3 3 ऐड कर लिए। अब मेरे पास 1 2 एंड 1 3 होने भी ज़रूरी हैं, सो 1 2 ऐड कर दिया और 1 3 भी ऐड कर दिया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बन गया पर अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो b, a ऑल्सो शुड ऑल बिलोंग्स टू द रिलेशन। सो अगर 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर 2 1 भी ऐड कर दिया और 1 3 ऐड करा तो 3 1 भी मुझे ऐड करना पड़ा। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी बन गया। अब आप बोलोगे ये तो ट्रांजिटिव भी बन गया, वो भी देख लो कैसे। अब 1 2 1 3 ऐड 1 2 करा, 2 1 ऐड करा तो 1 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना। तो ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी बन गया, नहीं बना। देखो कैसे, ये इस ऑर्डर्ड पेयर से तो बन गया बट एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है यहाँ पर जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। देखो इस ऑर्डर्ड पेयर को लो, सो 2 1 एंड 1 3 को, ठीक है। मेरे पास 2 1 है यानी कि a, b है, फिर b, c है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर a, c भी होना चाहिए यानी कि 2, 3 भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और 2, 3 नहीं है तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब मैंने एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर रखा है जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हुए, सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन बन सकता है जिसमें ये सारे ऐड करके हम ये बना सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए सेट में 1 2 3 है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है कंटेनिंग 1 2। अब इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो पहला रिलेशन मैंने बनाया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करूँगी, 1 1 2 2 एंड 1 3 ऐड कर दिया, फिर 1 2 एंड 2 1 ऐड कर दिया। सो 1 अगर 1 1 से ये क्या बन रहा है, सो 1 2 है 2 1 है, ये तो सिमेट्रिक भी बन गया। अगर 1 1 भी है साथ में तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया। तो एक ये पॉसिबल रिलेशन है और दूसरा ये जो हमने लिखा था ये वाला
जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो मेन उसने कहा था 1,2 होना चाहिए उस रिलेशन में, तो 1,2 तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पॉसिबल रिलेशंस हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी चैप्टर नंबर 2। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।